तो इन प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट करा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मैंने कहा मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी कौन कौन सी थी? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड एंड रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट, है ना। तो वो ही केमिकल रिएक्शन किसकी होती है? नॉन मेटल की। यानी कि 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन रहती है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सेकंड आता है अपने पास रिएक्शन विथ वाटर H2O, थर्ड वन आता है आपके पास रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड एंड फोर्थ वन अपने पास आता है रिएक्शन विथ सॉल्ट। ये 4 रिएक्शन आती है नॉन मेटल। तो कल जाते जाते अपन ने एक बात करी थी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के बारे में कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन क्या था कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, आपके पास कोई भी नॉन मेटल है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के पर क्या मिलता है आपको? नॉन मेटल ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट। कोई भी नॉन मेटल लाइक कार्बन हो गया आपके पास, लाइक सल्फर हो गया, है ना, लाइक फॉस्फोरस हो गया, तो उनके साथ अगर रिएक्शन करती है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कल बताया था मैंने, जैसे कार्बन है O2 के साथ रिएक्शन करती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? CO2 का। ठीक है। सल्फर है, ये O2 के साथ रिएक्शन करती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? नॉन मेटल के ऑक्साइड का। कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कार्बन जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब बात करें ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड अपन ने मेटल के भी डिस्कस करे थे, अपन नॉन मेटल के भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्साइड की खुद की नेचर होती है कौन सी? या तो वो एसिडिक होंगे या वो आपके पास कौन से होंगे? बेसिक होंगे। सर हाउ वी नो दैट ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक? तो या तो आप स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड है वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। अब ये कंसेप्ट, ये डेफिनेशन अपन यहाँ नहीं लेके आएंगे कि सर CO2 के पास तो H प्लस आयन है ही नहीं, देन हाउ कैन वी से दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, और जो Na2O है वो बेसिक इन नेचर। तो इनकी जो नेचर है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इनकी रिएक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ करो। वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाने पे, चाहे मेटल का ऑक्साइड है चाहे नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो देन व्हाट विल बी प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि आइदर ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक, है ना। कि जैसे इसकी रिएक्शन मैंने कल करवाई थी H2O के साथ, तो H2O के साथ करवाने पे मेरे को क्या मिला था? H2SO3। तो H2SO3 इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड आ रहा है ना, तो इस ऑक्साइड की रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाई, करवाने पे आपको एसिड आया, तो एसिड मिला, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इट इज नॉन एज एसिडिक ऑक्साइड। इट इज नॉन एज एसिडिक ऑक्साइड। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे कौन से कैरेक्टर के होते हैं? वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। मीन्स कि सर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है, एज यू नो अपन ने चैप्टर में डिस्कस करा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारे के सारे ऑक्साइड कौन से करेक्टर के होंगे? वो आपके पास बेसिक के। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो वो कौन से करेक्टर के हो जाएंगे? आपके पास एसिडिक के। ओके, करते हैं अपन अभी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसको कल भी डिस्कस करा था। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर H2।
रिएक्शन विथ H2O, नॉन मेटल की रिएक्शन करनी है H2O। अगर आप मेटल की रिएक्शन कर रहे थे H2O के साथ, कि सर हमने मेटल की रिएक्शन करी H2O से, तो हमें क्या था, मेटल हाइड्रोक्साइड मिला। मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, प्लस हमारे पास कौन सी गैस आ गई सर, हमारे पास H2 गैस, हाइड्रोजन गैस आ। यानी कि मेटल जो है वो मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करती है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि मेटल क्या कर रही है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है ना। अपन क्या कहते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन में से, सॉरी ये H2O था, H2O में से हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी कि हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। वो किसके कारण से हो रहा है, वो मेटल के कारण से हो रहा है। तो मेटल तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट थी। जब मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है, H2 गैस को बाहर निकालती है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन का क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है। बट मैं अगर बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल खुद जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स इसकी खुद की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो नॉन मेटल का तो खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरे का ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये कभी भी हाइड्रोजन जो है, H2 जो है, उसको रिलीज नहीं करेगी। तो जब भी आप नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस एज ए प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो सर तो क्या मिलेगा, तो देखिएगा कि नॉन मेटल की रिएक्शन आपने करा दी, नॉन मेटल है उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवा दी, जैसे मैंने फ्लोरीन ले लिया F2, इसकी रिएक्शन मैंने H2O के साथ करवा, तो क्या होगा, मेरे पास एक तो मिलेगा HF प्लस मेरे पास क्या होगा O2। रिएक्शन थोड़ी बैलेंस कर लेते हैं, 2 2, यहाँ पे 2HF और आपके पास ऑक्सीजन। तो जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। और मेटल जब भी रिएक्शन करती है तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। रीजन क्या है, बिकॉज मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं करेगी। बट मेटल जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगी, आपके पास हाइड्रोजन का रिडक्शन करेगी और आपको एज ए हाइड्रोजन फॉर्म होगा। कि जैसे आपने रिएक्शन करा, सर हमने रिएक्शन करी Na की, किसके साथ करी, H2O के साथ। थोड़ा रिमाइंडर दिला देते हैं आपको, है ना, 2H2O। तो आपको क्या मिलेगा कि सर हमें मिलेगा 2NaOH प्लस मेरे को क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। ये अपनी रिएक्शन थी। तो वहां पे सोडियम के कारण से, बिकॉज ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होगा, बिकॉज आप रिएक्ट किससे करवा रहे हो, नॉन मेटल से। तो सर नॉन मेटल नाइट्रोजन है, उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं वाटर के साथ। नॉन मेटल नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, बट नॉन मेटल जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कभी रिएक्ट नहीं करती है वाटर के साथ। नाइट्रोजन वाटर में डिसॉल्व हो सकती है एक कंडीशन पे, बट कभी उसकी रिएक्शन नहीं कर सकती। नाइट्रोजन कभी रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, वाटर के साथ। ओके, तो आप रिएक्शन करवाते हो, F2 की करवा दी। अगर आप फ्लोरीन के और अगर मॉलिक्यूल्स लेते हो तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। ऑक्सीजन गैस हमेशा क्या होगी, इवॉल्व। तो जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड।
नॉन मेटल की रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट एसिड के साथ। कि सर मेटल के साथ करवाते थे ना? हाँ करवाते थे, एकदम करवाते थे। मेटल के साथ करवाई आपने, HCl की रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिला? MCl मिला, यानी कि सॉल्ट मिला, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो नॉन मेटल की रिएक्शन कराओगे तो नॉन मेटल तो खुद एक क्या है आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कभी भी रिडक्शन नहीं करेगी किसका? किसी भी हाइड्रोजन का। क्या आप अगर ये सोचते हो कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन सेम है, अगर मेटल की रिएक्शन आप HCl से कराते हो, डाइल्यूट HCl से, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। बट अगर नॉन मेटल की रिएक्शन आप नॉन मेटल की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ कराओगे, देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। नॉन मेटल कभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती नहीं है, ये किसके साथ करती है? कंसंट्रेट के साथ करती है। और कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करके ये क्या हो जाती है आपके पास? कि अपने ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। कि अगर आप सल्फर है, सल्फर की रिएक्शन करा रहे हो H2SO4 के साथ, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। तो डाइल्यूट एसिड की बात करें तो नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, बिकॉज नॉन मेटल खुद इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करती है? गेन करती है। नॉन मेटल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। और अगर एसिड के साथ रिएक्शन जब मेटल करती थी तो क्या हो रहा था? कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का वो क्या करती है? रिडक्शन। तो मेटल जितनी भी है वो रिड्यूसिंग नेचर की होती है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होती है। नॉन मेटल जितनी भी है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो इसके कारण से नॉन मेटल जो है वो कभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। कंसंट्रेट के साथ करेगी तो कंसंट्रेट के साथ करने पे वो क्या फॉर्मेशन करेगी? कि जो भी आपके पास नॉन मेटल है, जो भी आपने एज ए रिएक्टेंट में नॉन मेटल लिया है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। जैसे अगर सल्फर है तो सल्फर का ऑक्साइड बनेगा, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनेगा, कार्बन है तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। ओके, फोर्थ रिएक्शन अपने पास आती रिएक्शन विथ सॉल्ट। रिएक्शन विद सॉल्ट में वही आपके पास सिस्टम है जैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था, या जैसा अपन ने मेटल में पढ़ा था, कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगी, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होगी वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, है ना? लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे आपके पास आ गया NaCl प्लस आपके 2NaBr प्लस आपके पास आ गया Cl2। तो Cl इज मोर रिएक्टिव देन Br, तो आपके पास क्या आएगा? 2NaCl का फॉर्मेशन होगा और प्लस किसका फॉर्मेशन होगा? Br2। अगर आप ऐसे रिएक्शन करोगे कि देख 2NaCl प्लस Br2, तो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो क्लोरीन लेस रिएक्टिव है तो ब्रोमीन डिस्प्लेस नहीं करेगा। यहाँ पे क्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो ब्रोमीन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, है ना? तो ये रिएक्शन एकदम दिमाग में रखना कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, बिकॉज नॉन मेटल जो है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, यानी कि इनका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ना करके कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन करती है और अपने ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। कि जैसे सल्फर की रिएक्शन कराओगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की। मेटल की अपन डिस्कस कर चुके थे, नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो गई, है ना? सर अब यहाँ पे कि सर रिएक्शन बता दो किसी नॉन मेटल की कंसंट्रेट एसिड के साथ। तो देखो सल्फर है, उसकी रिएक्शन आप करा दो 2H2SO4 के साथ, 2H2SO4 के साथ करवा दो। ये कंसंट्रेट है ना, डाइल्यूट कभी नहीं रिएक्ट करेगा इसके साथ। तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा? आपको SO2 मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 8 है। तो इसको आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 2 नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 3SO2 हो गया। टोटल हाइड्रोजन आपके पास 4 है तो 2H2, तो सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि अगर कंसंट्रेट एसिड आप यूज करोगे तो कंसंट्रेट एसिड क्या करेंगे? नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और डाइल्यूट एसिड जो है वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। नॉन मेटल खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
तो वो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगी। ओके, तो आइए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मे बी या फिर सेकंड लास्ट टॉपिक है अपने, उस पर डिस्कस करते हैं आयोनिक बॉन्ड पे, कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर। कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को अपन कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। कि सर क्या होता है आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कि सर कंप्लीट ट्रांसफर का मीनिंग? कंप्लीट ट्रांसफर का मीनिंग ये है कि आपके पास कोई मेटल है, अपने को पता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ये अपन इस चैप्टर में अभी तक अपन ने सीखा है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो मेटल्स क्या करती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करती है। जैसे आपके पास है ना, Na है तो Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर Na का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। 11 अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर 1। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और 28 का फॉर्मेशन। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। यानी कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑलवेज किसका फॉर्मेशन करती है? कि सर ऑलवेज कैटायन का फॉर्मेशन। अब बात करें नॉन मेटल्स कि मेरे पास कोई नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स कि नॉन मेटल्स क्या करती हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, लाइक Cl2। यहां पे देखते हैं तो इसका Cl ही लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8 और 7। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगी? Cl माइनस का। और इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं एनाइन। तो एक मेटल जो है वो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन करती है? कैटायन का। नॉन मेटल्स है वो किसका फॉर्मेशन करती है? एनायन का। तो इस कैटायन और एनायन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को आप क्या कह देते हो? आयोनिक बॉन्ड कह देते हो। तो ये किसके कारण से होता है? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जितनी भी मेटल्स हैं वो हमेशा क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। इसके कारण से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। जो भी नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इसके कारण से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और इसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे Cl क्यों लिखा है? Cl यूं लिखा है कि अगर इसका कंप्लीट फॉर्मेशन देखें तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा आपके, है ना। इसके कारण से मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। Cl2 लिखता तो वो क्या हो जाता कि दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके कारण से मैंने वहां Cl2 नहीं लिखा, है ना। तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस का फॉर्मेशन हुआ तो 287 से 288। तो अब एक तो आपके पास मेटल जो है वो कैटायन का फॉर्मेशन करती हैं, नॉन मेटल जो है वो एनायन का फॉर्मेशन करती है। और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके कारण से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे कि आपके पास Na प्लस Cl। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? कि सर 7 थे। 2, 4, 6, 7। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा तो उसके कारण से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास जैसे CaCl2 आ गया, MgCl2 आ गया तो कैसे करते हैं कि मैग्नीशियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 282
तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Mg+2 इलेक्ट्रॉन का। अब 2 Cl हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, MgCl2 का। तो सबकी जो स्ट्रक्चर है वो अपने को ऐसे लिखनी है ना, ये कैटायन और ये एनायन। एनायन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिप्रेजेंट करने 1 2 3 4 5 6 7 और कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, कि यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया। और इस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो अपन यूं कह सकते हैं, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, और that bond which is present between metal and non-metal known as ionic bond। यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, कि यहाँ पे जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट से यहाँ पे Na+, सॉलिड स्टेट से कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होता। क्या आप चाहते हो कि सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो ये सोडियम है इसको पहले सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा है अबाउट द सब्लिमेशन एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच ए सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, या सॉलिड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। तो Na सॉलिड से पहले किस में कन्वर्ट होता है, Na गैस, और Na गैस से आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, Na प्लस का। यानी कि सॉलिड स्टेट में कभी भी Na प्लस नहीं बनेगा। सॉलिड स्टेट में किसी भी एलिमेंट में से आप इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो पहले सॉलिड स्टेट से आपको उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और गैसेस स्टेट से फिर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे और किसका फॉर्मेशन करोगे, कैटायन का फॉर्मेशन, ठीक है ना। और ये तो आपके पास गैस होती है, जितनी भी नॉन मेटल्स है, लाइक क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये सारी नॉन मेटल्स क्या होती है, गैस स्टेट में ही प्रेजेंट होती है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करोगे, मेटल सारी सॉलिड स्टेट में है, पहले उसको सब्लिमेशन एनर्जी देते, सब्लिमेशन एनर्जी देने पे वो क्या है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन का। और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसका फॉर्मेशन कर लेती है, एनायन का। और कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके कारण से किसका फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस चैप्टर में रिमेनिंग थोड़ा सा ही कुछ पार्ट रहा है, जैसे इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। तो आयोनिक कंपाउंड्स कौन से हो गए, वो कंपाउंड्स जिसमें एलिमेंट के बीच आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ओके, बाय।